हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीटेक करने वाले हैं सीएससी ब्रांच से, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से जो बीटेक करने वाले हैं उनका रोड मैप क्या होने वाला है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए फिर से हमारे साथ बैठे हुए हैं आदित्य पांडे, जो बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, 4th ईयर में है, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे कि रोड मैप क्या होना चाहिए जो बीटेक करने वाले हैं सीएससी और जो कर भी रहे हैं, ठीक है, तो उनका रोड मैप क्या होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं बोलूँ उसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। आपको जो ठीक लगे आप ट्राई कर सकते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है। अगर आप बिल्कुल क्लूलेस हो, अगर आप बीटेक में नया नया एडमिशन ले रहे हो, तो आप एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ, एक बीटेक जर्नी कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, क्या गलतियाँ हैं जो मैंने करी थी या किसी ने, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैं बताऊंगा उससे आपको जो भी बेस्ट लगेगा वैसे आप प्रोसीड करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो बेसिकली आपकी जो बीटेक जर्नी है, इसमें आपको मेजरली 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, आपके एकेडमिक्स और आपकी स्किल डेवलपमेंट। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपको सिर्फ कंप्यूटर्स ही पढ़ना पड़ेगा। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स, पूरा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको हर एक फील्ड का, हर एक डोमेन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल जाए। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, किसी भी डोमेन के हैं, तो फर्स्ट ईयर में आप अपना मेजर टाइम अपने एकेडमिक्स पे ही देते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करने लगें। जैसे आपकी 75% मैंडेटरी अटेंडेंस होता ही है, तो आपको क्लासेस तो जाना ही है, तो कोशिश करें कि क्लासेस में आप थोड़ा सुनें, थोड़े से नोट्स लिख लें। ऐसा ना करें कि क्लासेस बस अटेंडेंस के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाके सो रहे हैं, वहाँ जाके फ़ोन चला रहे हैं। मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा, मतलब लोग ऐसा करते हैं, कई बार मुश्किल हो जाती है, नींद आती है, कुछ भी होता है। बट स्टिल आप अगर अपना टाइम, अगर 50 मिनट का लेक्चर है, तो अगर आप 50 मिनट बैठ रहे हैं क्लास में, तो उसे यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिए। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसे थोड़ा तो सुनिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम कुछ याद रहे, कुछ दिमाग में चीज़ें बैठी रहें, तो जिससे कि आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो एकेडमिक्स आपका मेनली फ़र्स्ट ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो फर्स्ट ईयर में आप, लेकिन साथ के साथ स्किल डेवलपमेंट पे ज़रूर काम करें। अब स्किल डेवलपमेंट में देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा DSL को होता है और एक हमारा डेवलपमेंट होता है। तो DSL को बेसिकली आपका एक टाइप का एक हायरिंग क्राइटेरिया टाइप का है। जैसे कि DSL को आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ टेस्ट करता है। तो सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आप कभी भी इस डिबेट में ना पढ़िए, कभी भी इस कन्फ्यूज़न में ना पढ़िए कि जावा या C++ या पाइथन, इस डिबेट में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए, जो भी आपका, अगर कोई बैकग्राउंड है, पाइथन का बैकग्राउंड है, या अगर आप ICSE बोर्ड से हैं, जावा का बैकग्राउंड है, कुछ भी है, अगर आप बिल्कुल क्लूलेस हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अगर आप C के बाद कोई लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो C++ इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू स्विच फ्रॉम C टू C++। इट इज़ ईजियर, क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, और मेरे हिसाब से मैं भी C++ में ही कोड करता हूँ, तो मेरे हिसाब से C++ ईजी है एज़ कम्पेयर टू जावा। एंड पाइथन भी ईजी है, बट पाइथन DSA में प्रेफर नहीं करी जाती है, तो इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो एक लैंग्वेज पकड़ ली, C++ या जावा, कोई सी भी पकड़ ली फर्स्ट ईयर में ही। फर्स्ट ईयर में आपको C, अगर आपका बिल्कुल ज़ीरो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो पहले आपको C पढ़नी पड़ेगी। और C तो कॉलेज की तरफ से पढ़ाया जाता है, और C कॉलेज की तरफ से पढ़ाया जाता है, लेकिन आप वेट ना करें कि कॉलेज पढ़ाएगा, क्योंकि कॉलेज 3 महीने तक पढ़ाएगा। आप कोशिश करें कि उसे 10 से 15 दिन, 20 दिन में निपटा के ख़त्म करें, साइड करें, जिससे कि आप आगे मूव कर पाएँ। लोगों से अहेड जाना है। देखो, इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कंप्यूटर साइंस आज के टाइम में, आपको लोगों से आगे निकलना है, और वो करने का सबसे बेहतर तरीका है जितनी जल्दी करो, जब जागो तभी सवेरा टाइम। बस इतना ही कहूँगा कि एक लैंग्वेज पकड़ो, DSA करने लगो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप कोशिश करो कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, लूप्स वगैरह, इफ़ एल्स, स्विच केस, ये सब अच्छे से आ जाएं, जिससे कि बाद में आपको सिंटैक्स ना देखना पड़े बार बार, जिससे बाद में आप कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करते रहो, बस बार बार आपको सिंटैक्स पे ना जाना पड़े।
और प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल सेम रहते हैं। जैसे कि अगर आपने C++ कर लिया, ढंग से कर लिया, तो आपको जावा स्विच करने में मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन लगेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सेम होती हैं। बहुत थोड़ा बहुत माइन्यूट सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस प्रोग्रामिंग में किसी भी लैंग्वेज का नहीं होता है। हाँ, ये सब तो जब करेंगे तो उनको खुद आइडिया लग जाएगा। हाँ। और फर्स्ट ईयर में बेसिकली C और C++ और स्टार्ट DSA फर्स्ट ईयर में कर देना चाहिए। हाँ, DSA स्टार्ट कर दो, Starting कर बेसिक दो। एरेज वगैरह हाँ। सीख लेना चाहिए, क्योंकि फिर आप साइड बाय साइड एक डेवलपमेंट का डोमेन भी पिक कर लीजिए। तो डेवलपमेंट डोमेन के कई ऑप्शंस होते हैं। लोग वेब डेव करते हैं, ऐप डेव करते हैं, कई तरह के होते हैं। डेवलपमेंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। तो आपको एक्सप्लोर करना है। इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। तो आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ऐसा ना हो कि आप एक डोमेन पकड़ लें कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी वही कर लूँ। इट इज़ अ गुड वे, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारे डोमेन्स में कम से कम एक बार हाथ पैर मार के देखो। फिर आप देखो कि किस में इंटरेस्ट आ रहा है, कि मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट आ रहा है, AI में इंटरेस्ट आ रहा है। जहाँ भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस डोमेन में फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और फिर मेजरली आपको पूरा सेकेंड ईयर अपनी DSA स्ट्रॉन्ग करने में, DSA के एडवांस टॉपिक्स पढ़ने में और प्रोजेक्ट्स बनाने में निकल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सेकेंड ईयर के कंप्लीशन तक एक पूरा टेक स्टैक मास्टर कर लो, जो भी डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट के भी कई तरीके होंगे, कि उसमें भी कभी भी फंसो मत कि रिएक्ट बेटर है या एंगुलर बेटर है, या आपको जो ठीक लगे, जो भी पढ़ने में इंटरेस्ट आपको आए वो पढ़ो और मूव फॉरवर्ड। इट्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड एज सून एज यू कैन। बाकी तो जैसे फर्स्ट ईयर में आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, कि आपको किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो आपको फर्स्ट ईयर में ही ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेना है कि हमको किस दिशा में जाना है। ठीक है। और अब बताओ कि फर्स्ट ईयर में तो हो गया कि C++ और स्टार्ट कर देना चाहिए DSA। सेकेंड ईयर में आप बताओ क्या करना चाहिए? हाँ, तो सेकेंड ईयर में आप लोग अपने डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ने लगते हैं, तो आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो काफ़ी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं सेकेंड ईयर में, जिसमें से हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ऑटोमेटा होता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, DSA होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एकेडमिक्स को सिर्फ मार्क्स के लिए ना पढ़ें, आप इन्हें एक्चुअल में पढ़ें। आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग करेगा एक अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनने में। तो एक कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए आपको कोर सब्जेक्ट्स आने चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ें, एक्चुअल में पढ़ें, ना कि सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ें। और ऐसा मतलब कौन कौन सा कोर सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को प्लेसमेंट पे भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, कि हाँ इस पे इंटरव्यूज़ में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं? हाँ। तो वो कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं वो बताओ। तो सेकेंड ईयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। और DSA होता है, DSA भी आपको सेकेंड ईयर में ही पढ़ाया जाता है। तो DSA और ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट रहेंगे किसी भी फील्ड में। मतलब किसी भी जॉब रोल के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में जा रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारे सेकेंड ईयर के एकेडमिक्स। और सेकेंड ईयर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ईयर होता है अगर हम लेंथ वाइज बात करें, जिसमें आपके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्री टाइम होता है। इसमें एकेडमिक प्रेशर कम होता है, इसमें आपके लेक्चर्स भी कम होते हैं। वो तो हर कॉलेज का वेरी करता है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि सेमेस्टर बड़े होते हैं इसलिए आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। तो सेकेंड ईयर आपका सबसे क्रूशियल रहेगा आपकी बीटेक में। सेकेंड ईयर में ही आप एक्चुअल ग्रो करोगे। आपको जितनी भी स्किल डेवलपमेंट करनी है, जितना भी DSL को करना है, जो भी करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इंटर्नशिप्स करनी है, सब कुछ आपको सेकेंड ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें आपके ऊपर प्रेशर सबसे कम होता है। सेकेंड ईयर में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना टेक स्टैक कंप्लीट कर लें, जो भी आप सीख रहे हैं, फुल स्टैक या जो भी फ्रंट एंड बैक एंड, और फिर प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज के टाइम में प्रोजेक्ट्स बनाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट्स जब जितना आप बनाओगे तो आप अपनी स्किल शोकेस कर पाओगे कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ आती है, ये चीज़ मेरे को मैं बना सकता हूँ, मेरे को कोडिंग आती है, मेरे को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आता है। लेकिन
मीनवाइल एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको डीएसए प्रॉब्लम्स करते रहना है, क्योंकि ये आप करोगे तो ये आपको इवेंचुअली प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगा। और जैसे इंटर्नशिप की हम बात करें तो अगर बच्चे सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लिए तो इंटर्नशिप के लिए बच्चे कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे इंटर्नशिप के लिए? तो इंटर्नशिप लेने के भी तरीके होते हैं, तो आपको 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एक आपकी गिटहब प्रोफाइल और एक आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। तो आपको जो भी करना है लर्न इन पब्लिक करना है। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आप उसे गिटहब पे अपलोड कीजिए, उस पर गिटहब पे कमेंट्स डालते रहिए, अपना कोड पुश करते रहिए। आप बेसिक सीख लीजिए कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है, गिटहब क्या होता है। तो ये तो आपका कोडिंग लर्निंग पार्ट का ही रहेगा। और अपने प्रोजेक्ट्स गिटहब पे डालिए। गिटहब पे क्या होगा कि जो रिक्रूटर होगा वो आपके प्रोजेक्ट्स देख पाएगा कि हाँ भाई, अगर आप से अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, आपको अगर एक्चुअल में आता है, तो एक रिक्रूटर के नज़रों में एक वो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, बन जाएगा। अच्छा। और दूसरा रहेगा लिंक्डइन प्रोफाइल। तो लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी आप अपना शोकेस कर सकते हो। अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, आपने कहीं पार्टिसिपेट किया कॉलेज में, या आपने कोई हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया या जीता, या फिर कुछ भी आपने, जो भी आप अपने एकेडमिक जर्नी में, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट जर्नी में कर रहे हो, तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड कीप योर लिंक्डइन अपडेटेड एज वेल, जिससे कि रिक्रूटर्स देख पाएँ आपको। उसके बाद जॉब एप्लीकेशन के कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंटर्नशाला हो गया, लिंक्डइन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। उसके अलावा भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप आते जाते रहते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मेनली तो आप लिंक्डइन के थ्रू ही, या फिर अगर आपके पास कोई रेफरल है, कोई जान पहचान का है जिसका कोई खुद का स्टार्टअप है या कंपनी है, या कोई फैमिली में है या फ्रेंड में है, कोई सीनियर है, तो अगर वो आपको कोई काम दिलवा सकता है, रेफरल दिलवा सकता है, तो वो बहुत अच्छा है। वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़ इन द करेंट मार्केट सिचुएशन। तो इंटर्नशिप में ये सब आप लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग इंटर्नशिप के लिए आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और गिटहब और लिंक्डइन वगैरह आप लोग वहाँ पे रिज्यूमे भी डाल सकते हो वहाँ पे, तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। जब आप रिज्यूमे जब वहाँ पर डालोगे तो वहाँ पे रिक्रूटर जो होंगे वो चेक करेंगे, तो प्रोजेक्ट्स अगर बनाए होंगे अच्छे खासे तो वहाँ पे एक आपका अलग ही इमेज बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम बात करें, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर के बारे में कि थर्ड ईयर में अब क्या ऐसा अप्रोच होना चाहिए। तो थर्ड ईयर में बेसिकली क्या होता है कि थर्ड ईयर में आपके पास टाइम कम होता है, एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्लेसमेंट नियर बाय होता है। तो आपको कोशिश करना है कि थर्ड ईयर में कम से कम एक इंटर्नशिप कर ही लेनी है। ऐसा मत भागिए कि पेड ही होनी चाहिए इंटर्नशिप, अनपेड भी हो, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग देन इट्स गुड फॉर यू। कोशिश करो पेड मिल जाए तो इट्स वेरी गुड, इट्स डिपेंड अपॉन स्टूडेंट्स। बाकी थर्ड ईयर में आपको फोकस करना है प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टडी पे। तो प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टडी बेसिकली क्या होती है कि अब आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, अब आपके कोडिंग राउंड्स होने वाले हैं। तो अभी तक आपने बहुत डीएसए सीख लिया, बहुत कोडिंग सीख ली, बहुत प्रोजेक्ट्स बना लिए, लेकिन अब आपको सीखना है कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड कैसे चीज़ों को अप्रोच किया जाए। जैसे कि जो हमारे हायरिंग होती है, जो भी हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं, उसमें हमारे कोडिंग राउंड्स होते हैं, जिसमें हमें टाइम कंस्ट्रेंट दिया जाता है कि भाई 1 घंटे में 2 क्वेश्चन या 2 घंटे में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। हर कंपनी का अपना अपना होता है, डिफ़िकल्टी लेवल भी अलग अलग होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कॉन्टेस्ट दें, रेगुलर बेसिस पे कॉन्टेस्ट दें, लीड कोड पे, GFG, हैकर रैंक, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप कॉन्टेस्ट दें, जिससे कि आपको टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर कोड लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि कई बार होता है कि आप एक बहुत अच्छे कोडर हो, आपने लीड कोड पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रखे हैं, बट अगर आप एक डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ टाइम में उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर बाउंड टू बी फेल्ड। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट दो, प्लेसमेंट ओरिएंटेड लर्निंग करो। प्लेसमेंट ओरिएंटेड लर्निंग में हमारे कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फिर से थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इंडस्ट्री लेवल में यूज़ होती है, जो आपको कोड एक्चुअल में आगे जाके लिखना भी पड़ेगा।
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं DBMS, SQL, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यूअर्स का फेवरेट सब्जेक्ट है। इतना हो गया। उसके अलावा आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करो कि अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो, क्योंकि आपको क्लासेस का भी काफ़ी प्रेशर होता है, एकेडमिक्स का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है, और इसी दौरान आपकी इंटर्नशिप भी अगर आ गई तो आपको इंटर्नशिप भी मैनेज करनी है, साथ में अपनी कोडिंग कॉन्टेस्ट ये सब भी मैनेज करना है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल के बारे में कि सॉफ्ट स्किल जो होता है वो कैसा मतलब इंपॉर्टेंस रहता है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि सॉफ्ट स्किल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो सकते हो, बट अगर आप इंटरव्यूअर को अपनी बात कन्वे नहीं कर पाओगे तो आप शायद फेल हो जाओ। इट डजेंट मैटर आपको बहुत ज़्यादा आता है, आपको बहुत डिटेल में आता है, आप बहुत बड़े कोडर हो, लेकिन अगर आप सामने वाले को अपने आंसर्स दे ही नहीं पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे, तो फिर रिजेक्ट हो जाओगे ना। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना आप स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हो उतना ही फोकस सॉफ्ट स्किल्स पे भी करो। ठीक है, और ये बताओ कि अब कंसिस्टेंसी कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर मैं कोड करने बैठता हूँ तो 5-10 दिन करता हूँ और उसके बाद फिर मेरा फ्लो टूट जाता है, तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ। ठीक है, तो अब तुम बताओ कि अपना एक्सपीरियंस है कि कंसिस्टेंट जो है वो कैसे बनाया जाए कोडिंग फील्ड में। तो देखो, कंसिस्टेंसी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और सबसे नहीं हो पाती है, इनफैक्ट मेरे से भी नहीं हो पाती है ठीक से। तो बट स्टिल मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका कोई गोल है, कोई एम है, तो आप रोज़ उस गोल के एक कदम करीब आना चाहोगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में, उस फील्ड में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप कोडिंग में एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो तो आप डेली कर लोगे। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है कि बस मैं जॉब लेने के लिए कर रहा हूँ, तो देन दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू, देन यू शुड कंसिडर डूइंग समथिंग एल्स। अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है कि आई वांट टू बिल्ड समथिंग दैट मैनी पीपल यूजेस और समथिंग लाइक दैट, देन कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। तो ये रहा थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है गाइस, तो उसके बाद फिर कॉलेज की तरफ से 2 महीने की छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो इंटर्नशिप के लिए, तो इंटर्नशिप के लिए कॉलेज की तरफ से NOC वगैरह लेने में कोई दिक्कत वगैरह होती है? देखो, इंटर्नशिप या किसी भी चीज़ के लिए आपको NOC थर्ड ईयर तक नहीं मिलती है, फोर्थ ईयर में ही मिलती है। और आपकी इंटर्नशिप के क्राइटेरियाज़ होते हैं, इंटर्नशिप पेड होनी चाहिए, और NOC आपको तभी मिलेगी जब आपकी इंटर्नशिप कॉलेज आवर्स से क्लैश कर रही हो। अगर आपकी नाइट शिफ्ट की कोई रिमोट इंटर्नशिप है तो आपको NOC नहीं मिलेगा। आपको NOC तभी मिलेगा जो या तो आपको ऑफिस में इन ऑफिस इंटर्नशिप हो, जो कि आपको सुबह जाना हो, कॉलेज आवर्स से अगर वो क्लैश होंगे, क्लासेस से वो क्लैश होंगे, तो ही आपको NOC मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बस एक रिमोट ऑनलाइन इंटर्नशिप की 2 घंटे शाम में काम करना होता है और उसमें अगर आप NOC मांगोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये रहा इस इंटर्नशिप के बारे में। ठीक है, तो कैसे आपको अप्रोच करना है, सब कुछ के बारे में आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर गाइस कुछ क्वेरीज वगैरह हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ देना। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।